Hello everyone, we are going to continue our chapter, that is export and import procedures and documentation. तो जब भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो दोनों तरफ के कंट्रीज़ को या जो भी बिजनेसेस होते हैं उन्हें फुलफ़िल करना होता है. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर की. तो पहला आपका रिसिप्ट्स ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस. द प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ प्रोडक्ट सेंड एन इंक्वायरी टू डिफरेंट एक्सपोर्टर्स रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, दैट इज़ कि वो जो भी एक्सपोर्ट एक बायर जो कि ख़रीदने वाला है, ठीक है, वो क्या है, एक इंक्वायरी करता है डिफरेंट एक्सपोर्टर्स के पास जाके एक रिक्वेस्ट भेजता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उसकी प्राइस, क्वालिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वो सारी डिटेल्स हमें भेजो. तो एक तरीके की क्या है, ये इंक्वायरी है एंड सेंड कोटेशंस. ठीक है. Second is receipts of order or intent. In case the prospective buyer finds the export price and other terms and conditions acceptable, it places an order for the goods to be dispatched. जब इन केस द प्रोस्पेक्टिव बायर, जब बायर फुलफ़िल हो जाता है, उसकी टर्म्स एंड जो भी प्राइजेज़ हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, तो वो एक ऑर्डर प्लेस करता है कि वो कितने गुड्स या कितने ऑर्डर्स लेगा और कितना टाइम पे वो डिस्पैच करेगा. ठीक है. थर्ड इज़ असेसिंग द इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्थीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट. तो आफ्टर ये कंप्लीट ऑर्डर लेने के बाद जो एक्सपोर्टर है वो ये देखेगा कि इम्पोर्टर की क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है, ये बाद में पे कर पाएगा पैसा या नहीं कर पाएगा इतने ऑर्डर्स का. ठीक है. Next is obtaining export license. Having become assured about payments, the exporting firm initiates the steps relating to compliance of export regulations. Export of goods in India is subject to custom laws which demand that the export firm must have an export license before it proceed with exports. ठीक है, तो obtaining export license इतना होने के बाद जब उसको पता लग जाता है कि importers हमारे लिए या जो हमसे सामान मंगा रहा है वो उस पैसे को या फ़ी जितना भी कॉस्ट है उस ऑर्डर का वो पे कर सकता है, उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट लाइसेंस, वो एक्सपोर्ट करने का एक लाइसेंस बनाएगा. जैसे कि इंडिया में है, अगर आप कोई भी सामान बाहर भेजते हैं, ठीक है, एज अ एक्सपोर्ट, तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है. फिफ्थ इज़ ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस. वंस अ कन्फर्म्ड ऑर्डर एंड ऑल्सो अ लेटर ऑफ क्रेडिट हैव बीन रिसीव्ड, द एक्सपोर्टर अप्रोचेज हिज बैंकर फॉर ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस टू अंडरटेक एक्सपोर्ट प्रोडक्शन. Pre shipment finance is the finance that the exporter needs for procuring raw material and other components, processing and packing of goods and transportation of goods to the port of shipment. तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो एक्सपोर्टर है वो बैंक के पास जाएगा और प्री शिपमेंट फाइनेंस मांगेगा. प्री शिपमेंट मतलब जो रॉ मटेरियल्स हो गए, अदर कंपोनेंट्स हो गए, प्रोसेसिंग जो पूरा प्रोसेस लग रहा है, पैकिंग के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि वो पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक पहुंच सके, तो इन सब के लिए वो बैंक से प्री शिपमेंट फाइनेंस मांग सकता है अगर उसे चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स. हैविंग ऑब्टेन द प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम द बैंक, द एक्सपोर्टर प्रोसीड टू गेट द गुड्स रेडी एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इम्पोर्टर. अब इम्पोर्टर को जिस टाइप का गुड्स चाहिए उस टाइप के गुड्स वो प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट करेगा, मतलब बनाना स्टार्ट कर देगा जितना भी उसका ऑर्डर है. नेक्स्ट इज़ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन. जब शिपिंग होने वाली होगी, जब बन जाएगा वो सारा सामान, उसके बाद उसका इंस्पेक्शन होगा, उसकी क्वालिटी देखी जाएगी, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस देखे जाएंगे कि ये इम्पोर्टर के हिसाब से है या नहीं है. नेक्स्ट इज़ एक्साइज क्लियरेंस. As per the Central Excise Tariff Act, excise duty is payable on the material used in manufacturing goods. The exporter therefore has to apply to be concerned excise commissioner in the region with an invoice. ठीक है, तो जब ये देखा जाता है एक्सपोर्ट में कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो ऐसी ड्यूटी है जो कि मटेरियल यूज़ हुआ है मैन्युफैक्चर करते समय उस गुड्स में, उसमें लगता है टैक्स, एक तरीके से बोल सकते हैं. ठीक है, तो जो एक्सपोर्टर है वो एक्साइज कमिश्नर के साथ
मिल के ये बात करेगा, उसे इनवॉइस दिखाएगा कि उसे कितना कॉस्ट लगा है या उसने कितना कॉस्ट क्लियर किया है इसमें। तो एक तरीके से उसे एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें क्लियरेंस होगा कि इसने सारी टैक्सेस पे किए हैं गुड्स को बनाते समय। Next is obtaining certificate of origin. Some importing countries provide tariff concession or other exemptions to the goods coming from a particular country. For availing such benefits, the importer may ask the exporter to send a certificate of origin. The certificate of origin acts as a proof that the goods have actually been manufactured in the country from where the export is taking place. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टर है कभी कभी वो ऐसे बोल सकते हैं आपकी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की कहाँ पे ये गुड्स बना है, मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, वो मांगता है ताकि उसको एक स्पेशल बेनिफिट मिल सके। कुछ कुछ कंट्रीज़ के लिए ऐसे स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से इम्पोर्टर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगता है कि एक्चुअल में वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, वहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट बना है, मतलब वो प्रोडक्ट कहाँ बना है, ताकि वो बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट इज़ रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। जब ये हो जाता है तो आपको रिज़र्वेशन करवाना पड़ता है कि आपके शिप में कौन से स्पेस में आपका सामान रखा जाएगा। तो उसके लिए क्या है, रिज़र्वेशन करता है एक्सपोर्टर। नेक्स्ट इज़ पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। उस प्रोडक्ट को पैक करना, उसे पोर्ट तक पहुंचाना, ठीक है, सारी डॉक्यूमेंट्स रखना, उसको बोलते हैं पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। The exporter then gets the goods insured with an insurance company. इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट या कोलिजन के थ्रू आपका गुड्स क्या है, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट इज कस्टम क्लियरेंस। द गुड्स मस्ट बी क्लियर फ्रॉम द कस्टम्स बिफोर दीज कैन बी लोडेड ऑन द शिप्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी कस्टम्स हैं, उसको क्लियर करवाना पड़ता है जब आप गुड्स को शिप में लोड करते हैं। ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट। द गुड्स आर then loaded on the board of ship for which the mate or the captain of the ship issue a mate's receipt to the port superintendent. A mate receipt is a receipt issued by the commanding officer of the ship when the cargo is loaded on board and contain the information about the name of the vessel, birth, date of shipment, description of package, marks and number. मतलब एक तरीके से उसका रिलेटेड टू शिप, रिलेटेड टू गुड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि जो शिप का या कार्गो का सुपरिटेंडेंट है या कैप्टन बोल सकते हैं आप, वो ये सारी चीज़ें देता है। नेक्स्ट इज़ पेमेंट ऑफ फ्राइट एंड इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लोडिंग। ये सारी चीज़ें होने के बाद, ये सब होने के बाद दैट इज़ उसका जितना भी द C&F एजेंट सरेंडर्स द मेट्स रिसिप्ट टू द शिपिंग कंपनी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फ्राइट। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द फ्राइट द शिपिंग कंपनी इशू अ बिल ऑफ लोडिंग विच सर्व एज एन एविडेंस दैट द शिपिंग कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड द गुड्स फॉर कैरिंग टू द डिज़ाइन डेजिग्नेशन। तो इस बिल की वजह से ये एक तरीके से प्रूफ होता है कि जो कंपनी है, जो शिपमेंट की कंपनी है, उसने एक्सपोर्टर के गुड्स एक्सेप्ट किए हैं और जो उसका डेजिग्नेशन है वहाँ तक वो उसे पहुँचाएगा। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। आफ्टर सेंडिंग द गुड्स एंड इनवॉइस ऑफ द डिस्पैच्ड गुड्स इज प्रिपेयर। द इनवॉइस स्टेट्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेंड एंड द अमाउंट टू बी पेड बाय द इम्पोर्टर। तो इसके बाद इनवॉइस बनाया जाता है शिपमेंट शिप कराने के बाद, ठीक है, उसमें लिखा जाता है कि आपको कितना पे करना है, इम्पोर्टर कितना पे करेगा, उसकी गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, मतलब पूरी डिटेल दी जाती है। नेक्स्ट इज सिक्योरिंग पेमेंट। After the shipment of goods, the exporter informs the importer about the shipment of goods. The importer needs various documents to claim the title of the goods on their arrival at her country and getting them customs cleared. The documents that are needed in this connection include certificate, copy of invoice, bill of lading, packing list, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो सिक्योरिंग पेमेंट मतलब जब ये सारी चीज़ें एक्सपोर्टर्स भेज देता है तो इम्पोर्टर्स डॉक्यूमेंट्स को क्लेम करता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लेम करता है ताकि उसे आसानी हो अपने प्रोडक्ट्स जो उसने मंगवाए हैं उसको लेने में,
ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्टिंग, जो कि डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्ट प्रोसीजर। जब आप सामान मंगवाते हैं या कोई कंट्री सामान प्रोडक्ट मंगवाती है तो उसका क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट इज़ ट्रेड इंक्वायरी। द फर्स्ट थिंग दैट द इम्पोर्टिंग फर्म हैज़ टू डू इज़ टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज़ एंड फर्म विच एक्सपोर्ट द गिवन प्रोडक्ट। पहले तो ऐसी कंट्रीज़ देखना जो कि उस टाइप का प्रोडक्ट हमें इम्पोर्ट करा सकती है। सेकेंड, प्रोक्यूरमेंट ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा अगर आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट मंगवा रही है। Third is obtaining foreign exchange. Since the suppliers in the context of import transaction resides in a foreign country, he or she demands payment in a foreign currency. Payment in foreign currency involve exchange of Indian currency into foreign currency. ठीक है, तो आपको इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस कंट्री को पे कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्लेसिंग ऑर्डर और इंटेंट। आफ्टर ऑब्टेनिंग द इम्पोर्ट लाइसेंस, द इम्पोर्टर प्लेसेस एन इम्पोर्ट ऑर्डर और इंटेंट विद द एक्सपोर्टर फॉर सप्लाई ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए उसके बारे में सारी डिटेल्स, पैकिंग इंस्ट्रक्शंस आप दोगे कि पैकिंग कैसी होनी चाहिए, शिपिंग, पोर्ट, डेस्टिनेशन कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे आपका शिप पहुंचना चाहिए। तो ये क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर। ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। इफ़ द पेमेंट टर्म्स एग्रीड बिटवीन द इम्पोर्टर एंड द ओवरसीज सप्लायर इज़ अ लेटर ऑफ क्रेडिट। जब दोनों के बीच में पेमेंट की बातचीत हो जाती है तो लेटर ऑफ क्रेडिट वो ऑब्टेन करता है। देन द इम्पोर्टर शुड ऑब्टेन द लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इट्स बैंक्स एंड फॉरवर्ड इट टू द ओवरसीज सप्लायर। वो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से लेगा कि मैं इस बैंक उसको प्रोवाइड करवाता है कि ये इम्पोर्टर अपना पैसा चुका सकता है, आपके प्रोडक्ट का पैसा चुका सकता है। बैंक ऐसा डॉक्यूमेंट बना के देता है और वो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, और वो लेटर ऑफ क्रेडिट वो एक्सपोर्टर को देगा। नेक्स्ट इज अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। द इम्पोर्टर शुड मेक अरेंजमेंट इन एडवांस टू पे द एक्सपोर्टर ऑन अराइवल ऑफ गुड्स एट द पोर्ट। एडवांस प्लानिंग फॉर फाइनेंस इम्पोर्ट इज़ नेसेसरी सो एज टू अवॉइड ह्यूज पेनाल्टीज़। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि पहले से प्लान करके रखना अपना फाइनेंस, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ये इम्पोर्टर करता है। नेक्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन द वेसल, द ओवरसी सप्लायर डिस्पैच द शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर। अ शिपमेंट एडवाइस कंटेन information about the shipment of goods. The information provided in the shipment advice includes details such as invoice number, bill of lading, airways, bill number and date. ठीक है, मतलब जो शिपमेंट एडवाइस ये होता है कि एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को भेजता है और इम्पोर्टर रिसीव करता है, उसमें डेट कब तक पहुंचेगा, कब लोड किया था, उसका बिल कितना है, कैप्टन कौन है, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। Retirement of import document. Having shipped the goods, the overseas supplier prepares a set of necessary documents as per the terms of contract and letter of credit and hand it over to his or her banker for their onward transmission and negotiation to the importer in the manner as specified in the letter of credit. The set of documents normally contain जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक्सपोर्टर ने बनाए हैं वो सेंड करता है वो इम्पोर्टर को, ताकि आगे का जो ट्रांजैक्शन हो या जो पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो वो इजी हो। नेक्स्ट इज अराइवल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या है, गुड्स आर शिप्ड बाय द ओवरसीज सप्लायर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द करियर इन्फॉर्म्स द ऑफिसर इन चार्ज एट द डॉक और द एयरपोर्ट अबाउट द अराइवल ऑफ गुड्स इन द इम्पोर्टिंग कंट्री। तो यहाँ पे जब भी इम्पोर्टिंग होगी, जब भी इम्पोर्ट होता है गुड्स, तो जो पर्सन इन चार्ज है वो इन्फॉर्म करेगा इम्पोर्टर्स को कि आपका गुड्स अराइव हो चुका है। कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स। आफ्टर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या जो क्लियरेंस होती है कस्टम्स रिलेटेड टू पास, वो गुड्स पास हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ कस्टम्स क्लियरेंस इज़ अ समवट टीडियस प्रोसेस एंड कॉल्स फॉर कंप्लीटिंग अ नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री से सामान आ रहा है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद आप तक वो गुड्स पहुंचता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स। नेक्स्ट इज़ द दैट इज़ फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेजर एंड स्कीम्स, जो कि आपका इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, जो कि फॉरेन ट्रेड प्रमोशन, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड कर सकें, उसके लिए कुछ मेजर्स एंड स्कीम्स हैं, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट वी जम्प टू द टॉपिक दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो सबसे पहले है तो वो है आपका वर्ल्ड बैंक, जो कि आपने सुना होगा। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट कंपनी नोन एज वर्ल्ड बैंक was result of the Bretton Woods Conference. The main objective behind setting up this international organization were to aid the task of reconstruction of the war affected economies of Europe and assist in the development of the underdeveloped nations of the world। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक तब फॉर्म में आया थ्रू ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम दिया गया है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो वर्ल्ड वॉर में नुकसान हुए हैं जिन देशों को, उनको लिफ्ट करना, अपलिफ्ट करना, उन्हें असिस्ट करना, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन तक फाइनेंस पहुंचाना। तो वर्ल्ड बैंक इसी चीज़ के लिए फेमस है कि वो फाइनेंस पहुंचाती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, या फिर जो वर्ल्ड वॉर से अभी भी जूझ रहे हैं, अभी तो नहीं है लेकिन फिर भी उस टाइम पे वो सेटअप हुआ था इस ऑब्जेक्टिव से। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IMF भी बोलते हैं, इज़ द सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टू द वर्ल्ड बैंक। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक है, उसके बाद IMF है, विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945, हैज़ इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन वाशिंगटन। 1945 में सेटअप हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इन 2005 it had 191 countries at its members. The major idea underlying the setting up of IMF is to evolve an orderly international monetary system, facilitating system of international payment and adjustment in exchange rates among national currencies। ठीक है, तो 191 कंट्रीज़ इसमें मेंबर्स हैं। उनका मेन मकसद है कि मॉनेटरी एक्सचेंज करवाना, जो करेंसीज़ हैं उनमें एक्सचेंज हो सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे पॉइंट वाइज देख सकते हो। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन थ्रू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन सके, ताकि हम मॉनेटरी मनी से रिलेटेड चीज़ें कॉपरेट कर सके दूसरी कंट्री के साथ। नेक्स्ट इज़ टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड टू कॉन्ट्रीब्यूट देयर बाय टू द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इनकम से रिलेटेड एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको बैलेंस कर सकें। टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, जो भी फॉरेन करेंसीज़ हैं या जो मेंबर्स हैं बने हुए, उनके बीच में जो करेंसीज़ एक्सचेंज है उसमें स्टेबिलिटी हो। टू असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट रिस्पेक्ट ऑफ करंट ट्रांजैक्शन बिटवीन मेंबर्स। Functions of IMF is acting as a short-term credit institution है, providing machinery for the orderly adjustment of exchange rates, acting as an reservoir of the currencies of all the member countries। मतलब एक तरीके से जितने भी members हैं उनके लिए ये एक मनी रिजर्व है। ठीक है। एक्टिंग एज अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, पैसे वो लोन के तौर पे दे सकती है उन मेंबर्स को, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ country's currency and altering it if needed so as to bring about an orderly adjustment of exchange rates of member currencies, providing machinery for international consultations। Next, if we talk about World Trade Organization, तो ये हमने सुना है। ठीक है। On the line of IMF and the World Bank, it was initially decided at the Bretton Woods Conference to set up the International Trade Organization to promote and facilitate international trade, ताकि जितने भी members हैं WTO के, उनके बीच में जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो अच्छे से चल सके। तो ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट करके बनाया गया है WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही ये आया था। एंड इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं टू इंश्योर रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स, जो भी टैक्सेस होते हैं या टैरिफ्स होते हैं उनको रिड्यूस कर सके। टू इंगेज इन सच एक्टिविटीज़ विच इम्प्रूव, ऐसी एक्टिविटीज़ या ट्रेडिंग हो जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बने, एम्प्लॉयमेंट हो सके, इनकम बढ़ सके लोगों की। टू फैसिलिटेट द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, ज़्यादा से कम यूज़ करके हम रिसोर्सेज से बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना सकें। एंड टू प्रमोट एन इंटीग्रेटेड मोर वायबल एंड ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम को और बेहतर बना सकें। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ WTO, दैट इज़ प्रमोटिंग एन एनवायरनमेंट दैट इज़ इनकरेजिंग टू इट्स मेंबर्स कंट्रीज़ टू कम फॉरवर्ड टू WTO
इन मिटिगेटिंग देयर ग्रीवेंसेस, कोई प्रॉब्लम है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो वो सामने आए, WTO के मेंबर्स एज अ मेंबर के सामने आएँ और अपने प्रॉब्लम्स रखें. लेइंग डाउन अ कॉमनली एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट विद द व्यू ऑफ रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स. तो जितने भी WTO के मेंबर्स हैं उनका मेन मानना है कि जो टैरिफ्स हैं या बैरियर्स हैं उसे कम कर सके ताकि ट्रेडिंग करने में आसानी हो. एक्टिंग एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अगर दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो WTO सेटल करता है. इंश्योरिंग दैट ऑल रूल्स रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट आर ड्यूली फॉलोड. WTO ये भी देखता है कि ट्रेडिंग के समय जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हर एक कंट्री फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है. होल्डिंग कंसल्टेशंस विद द IMF एंड द IBRD एंड इट्स एफिलिएटेड एजेंसी सो एज टू ब्रिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन इन ग्लोबल इकोनॉमी पॉलिसी मेकिंग and supervising on a regular basis the operations of the revised agreement. and जो भी एग्रीमेंट्स पहले बनाए गए थे जब इसे सेटअप किया था उसे रिवाइज़ करना, उसे रिकन्स्ट्रक्ट करना, ये भी WTO का काम है. इसके बेनिफिट्स क्या हैं WTO के? दैट इज़ WTO हेल्प प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस. WTO की वजह से जो कंट्रीज़ के बीच में पीस बना रहता है. All disputes between member nations are settled. Rules make international trade and relation very smooth क्योंकि rules and regulations बहुत strict और स्टडी होता है. फ्री ट्रेड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत आसानी से हो रही है तो लोगों तक सामान बहुत आसानी से पहुंच रहा है. इसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. फ्री ट्रेड प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप ऑफ गेटिंग वेराइटीज़ ऑफ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स, लोगों तक बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं एज वेल एज क्वांटिटी. इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन फास्टेंड बिकॉज ऑफ अ फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड की वजह से इकोनॉमी उस कंट्री की बहुत अच्छी हो रही है. द सिस्टम इनकरेज गुड गवर्नमेंट and WTO helps fostering growth of developing countries by providing them with special and preferential treatment in trade related matters. तो बहुत WTO की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो अंडर डेवलप्ड हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है WTO के थ्रू. If you have any doubt regarding these topics, you can freely ask me. Thank you everyone.